गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ, कल वाली वीडियो के अंदर हमने मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि शुरू की थी, जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण की बात हम लोगों को करनी थी। इसमें हमने 1 नंबर अंतर्ग्रहण की बात जो है वो कंप्लीट कर ली थी। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, अंतर्ग्रहण की कंप्लीट प्रक्रिया हमने कर ली थी। उसके बाद में 2 नंबर शुरू किया था हमने पाचन। पाचन के अंदर 1 नंबर कंप्लीट कर लिया था हमने मुख गुहिका में पाचन। किसके अंदर पाचन की क्रिया कंप्लीट कर ली थी? मुख गुहिका में पाचन की क्रिया जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम आगे 2 नंबर की बात करेंगे कि मुख गुहिका के बाद भोजन जो है वो ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रहता है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। भोजन नहीं रहता है और वहाँ पे स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। इसके बाद में क्या होता है? जो भोजन होता है, कौन? भोजन। ये मैंने एक बाइकार्बोनेट शब्द भी लिखा था। इसका क्या मतलब था? भोजन की अम्लीयता को क्या करता है? उदासीन करने का कार्य करता है। अब देखिए, भोजन जो है वो आगे ग्रसनी, और ग्रसनी आपको बताया था मैंने, ग्रसनी एकमात्र ऐसा अंग है जो पाचन और श्वसन तंत्र दोनों में भाग लेती है। ग्रसनी से भोजन जो है वो ग्रसिका में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रसिका में। यहाँ पे ज्यादातर पाचन की क्रिया जो है वो नहीं होती। ग्रसिका के बाद भोजन पहुंचता है, तनुपट जो होता है उसको क्रॉस करते हुए आमाशय में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? आमाशय में प्रवेश करता है, जिसे हम इंग्लिश में स्टोमच बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं आमाशय में पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, स्टार्ट करते हैं आमाशय में पाचन की क्रिया। 2 नंबर, ये 1 नंबर थी हमारी, और आज हम बात कर रहे हैं आमाशय में पाचन। छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ आपसे, अगर आए तो बताना। क्या कि आमाशय जो है वो हमारे उदर गुहा में किस साइड होता है? तो हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड होता है। ठीक है। और लीवर ग्लैंड जो थी वो राइट साइड होती है। ठीक है। और उसके नीचे एक और हरे रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोगों ने पिता से बोला था। क्या बोला था? पिता से बोला था। देखिए, आमाशय में भोजन को जो है इस गर्सिका के माध्यम से, किसके माध्यम से? इस गर्सिका के माध्यम से भोजन किस में आता है? इस आमाशय में आता है, जो कर्माकुंचन गति द्वारा या तरंगों द्वारा आता है। और आने के बाद में जठरीय रस इसके अंदर मिला दिया जाता है। आमाशय में आते ही भोजन जो है वो मथा जाता है, और मथने के बाद उसमें क्या है? जठरीय रस जो है वो मिल जाता है। कौन सा रस? अब प्रश्न पूछ ले कि किस भाग के अंदर जठरीय रस पाया जाता है, तो आमाशय भाग के अंदर जठरीय रस जो है, इसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। ठीक है। आमाशय में भोजन, ये भी आगे वाला जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आमाशय में जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 3 से 4 घंटे तक रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे मुख्यतः प्रोटीन का जो है वो आंशिक पाचन होता है। और मुख्य बात क्या है? यहाँ पे किसका आंशिक पाचन होता है? प्रोटीन का जो है आंशिक पाचन होता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। जठरीय रस में अगर हम बात करें, जो मैंने जठरीय रस अभी बताया है, इस रस के अंदर अगर हम बात करें तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अलावा श्लेष्मा। देखिए, कई बार जठरीय रस का भी रासायनिक संगठन पूछ लेते हैं, तो HCl, श्लेष्मा, इसके अलावा पेप्सिनोजन। ठीक है ना, पेप्सिनोजन। इसके अलावा अगर बात करें तो अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज होता है। HCl के कारण जठरीय रस अत्यधिक अम्लीय होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसके कारण HCl जो है वो अधिक अम्लीय होता है। HCl जो है किसके कारण जठरीय रस अत्यधिक अम्लीय होता है? तो वो किसके कारण होता है? HCl के कारण ये अत्यधिक अम्लीय होता है, क्योंकि HCl जो है, कौन? HCl जो है उसके कारण ये जठरीय रस अम्लीय हो जाता है, अत्यधिक अम्लीय, जिससे pH मान जो है वो कितना हो जाता है? 1 से 2 हो जाता है। pH मान कितना हो जाता है? 1 से 2 हो जाता है। यह भोजन की pH कम कर देता है। कम pH पर लारिया एमिलेज की क्रिया जो है वो रुक जाती है। जो हमने, देखिए, ये हमने यहाँ पे बात की थी।
लारी एमिलेज की कम पीएच पर। ये कितने पीएच पे काम कर रहा था? देखिए यहाँ देख लीजिए, आज 6 से 7, ठीक है ना, कितने पे? 6 से 7, लेकिन पीएच कितना हो गया? 1 से 2, अत्यधिक अम्लीय हो गया। अत्यधिक अम्लीय होने के कारण प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे इस लारी एमिलेज की क्रिया जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने लगता है। ये अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन में उपस्थित किन को नष्ट करता है? जीवाणुओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। ये भोजन के कठोर अवयवों को गलाने का भी कार्य करता है। अगर HCl के कार्य पूछें तो 2 कार्य हो गए, एक तो जीवाणु में भोजन में उपस्थित बैक्टीरियाओं को नष्ट करना, साथ में जो भोजन के अंदर सॉलिड जो एलिमेंट्स या फिर सॉलिड आप बोल सकते हो मैटर्स पाए जाते हैं, उनको गलाने का कार्य करता है। साथ में पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप से जो है बनता है, जिसमें क्या होगा, एंजाइम सक्रियता नहीं होती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे सक्रिय रूप से पेप्सिन में बदलता है। देखिए मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ, क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक। तीसरा कार्य आप लोग इसे मान सकते हैं। ये क्या करता है, पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन ये निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय। ध्यान से सुनना, क्या होता है? निष्क्रिय। इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या करता है, किसमें बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्सिन में, जो सक्रिय होती है। ध्यान रखना, पेप्सिनोजन निष्क्रिय होती है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो किसमें बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। और जो क्या होती है, एक्टिव होती है या सक्रिय होती है। इस सक्रिय पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटियोज, पेप्टोन व कुछ पॉलीपेप्टाइडों में इसका क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। देखिए ये पेप्सिन बनी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोटीन, मैंने शुरुआत में कहा था अमाशय में प्रोटीन का आंशिक जो है वो पाचन होता है। क्या होता है? आंशिक पाचन की क्रिया होती है। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन पेप्सिन और साथ में HCl भी, पेप्सिन HCl भी। और जो अम्लीयता की बात करें या पीएच की बात करें तो वो 2 से 3 होता है। क्या हो जाता है? 2 से 3, ठीक है। वहां पे 1 से 3 था, इसमें अगर हम बात करें 1 से 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाता है? 2 से 3 हो जाता है, जिसके कारण क्या क्या बनते हैं, एक तो प्रोटियोस, इसके अलावा ये पेप्सिन प्रोटीनों को बोलते हैं, प्लस पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये बनते हैं, ये बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, एक तो क्या बना, प्रोटियोस, पेप्टोन व पॉलीपेप्टाइड जो है वो बनते हैं। और अमाशय में जो ये पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन पचाने वाला प्रमुख एंजाइम है। प्रोटीन को पचाने वाला, प्रोटीन का अपघटन करने वाला प्रमुख एंजाइम अमाशय के अंदर कौन सा होता है? तो आप लोग उसका उत्तर क्या दोगे? पेप्सिन। उसका उत्तर क्या दोगे? पेप्सिन। उसका उत्तर क्या दोगे? पेप्सिन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग ये बात कह रहे हो कि प्रोटीन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम जो है पेप्सिन होता है, लेकिन जो अमाशय होता है उसमें तो पेप्सिनोजन है और वो भी निष्क्रिय है, फिर ये पेप्सिन कहाँ से आया? तो पेप्सिन जो है उसको अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है उसको पेप्सिन में बदल देता है, अर्थात पेप्सिन सक्रिय में बदल देता है। आगे चलकर ये पेप्सिन सक्रिय क्या काम करता है, पेप्सिनोजन को सॉरी इस प्रोटीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर कुछ अम्लीयता में प्रोटियोस, पेप्टोन व पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं मानव में दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन, वो अनुपस्थित होता है, वो बच्चों में पाया जाता है। नोट में आप लोग याद रख लेना, एक होता है रेनिन जो नहीं पाया जाता, ये केवल बचपन में पाया जाता है, जो दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है, ठीक है ना। रेनिन दूध का अपघटन करने के कारण में आता है। जठरीय लाइपेज जो है वसा के पाचन के लिए कमजोर एंजाइम होती है, ये वसा का बहुत कम पाचन कर पाती है। इसके अलावा ट्राइब्यूटेराइडिन, ये मक्खन में उपस्थित वसा को वसा अम्लों में बदलती है। इसके अलावा अमाशय में पाचन के बाद भोजन पतली लेई के समान पदार्थ कायम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही अमाशय में भोजन परिवर्तित होता है, देखिए मुख्य गुहिका में,
भोजन किस रूप में था? मुख्य गुहिका में जब भोजन आया था वो बोलस के रूप में या निवाला के रूप में। लेकिन अमाशय में जिस प्रकार से पाचन की क्रिया हो चुकी है तो यहाँ पे आके वो पतली लेई के समान बन जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। काइम भोजन को कब बोला जाता है? जब अमाशय में पाचन हो जाता है, जबकि भोजन मुख के अंदर जब लार मिल जाती है तब उसे बोलस या निवाला बोला जाता है। दोनों शब्द आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए दूध वसा जो है वो जठर लाइपेज के साथ मिलकर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूध वसा जो है वो जठर लाइपेज के साथ मिलकर एक तो बनाती है वसीय अम्ल, क्या बनाती है? वसीय अम्ल, और साथ में ग्लिसरॉल बनाती है। साथ में क्या बनाती है? ग्लिसरॉल बनाती है। अब देखिए मैं आपको थोड़ी बातें HCl के बारे में और बता देता हूँ कि HCl क्या होता है। प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक तीव्र अम्ल है। क्या है? तीव्र अम्ल है, तेज अम्ल होता है, आप ध्यान रखना इसका। अब ऐसा नहीं है तेज दौड़ता है, ठीक है ना, तीखापन इसमें ज्यादा होता है। फिर भी यह अमाशय में क्या है कि भित्ति को अपघटित कर क्षति नहीं पहुंचाता, केवल बैक्टीरिया की जो लेयर है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको नष्ट कर देता है। अमाशय की जो लेयर होती है उसको ये कोई हानि नहीं पहुंचाता। इसके अलावा अमाशय, भाई पर्सन ये भी पूछ सकता है क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर श्लेष्मा का मोटा आवरण होता है, उसको ये अपघटित करने में असफल होता है। इसलिए अमाशय में HCl जो है वो अनुकूलित रूप से पाया जाता है, न कि अमाशय की भित्ति को तोड़ने फोड़ने का कार्य करता है। जिसे भेद कर HCl जो है वो भित्ति कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, वह भित्ति को उससे कोई क्षति जो है वो नहीं होती है। तो ये था प्यारे बच्चों अमाशय में पाचन। मुख्य गुहिका में हमने पाचन कर लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे किसकी? छोटी आंत में पाचन की। किसकी बात करेंगे? छोटी आंत में पाचन की बात जो है वो करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का भी ज्यादा टाइम हो गया है, हम छोटे छोटे वीडियो जो है वो बना रहे हैं, क्योंकि जिससे क्या है आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। क्या होगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पूरे ही ये वीडियो जो है अगर आप ऐसा करोगे कि साथ में इनको देखोगे तो आपको लगभग 2 घंटे में, 2 घंटे के वीडियो के अंदर आपका जो पाचन तंत्र का लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, छोटे छोटे बना रहे हैं जिससे क्या है आप एक साथ आप पे जो है लोड जो है वो ना आए और ज्यादा समझ में आए। इसके बाद में छोटे आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्यों होता है ऐसा? सबसे महत्वपूर्ण भाग ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि पाचन और अवशोषण की क्रिया जो है वो सबसे अधिक इसी भाग में होती है, जिसकी बात हम आगे वाली वीडियो के अंदर विस्तार से करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।